हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को डीसी सीरीज मोटर के बारे में बताऊंगा और ये जो डीसी सीरीज मोटर है इसकी थ्योरी के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकली ये इस पर कनेक्शन होते हैं और ये किस तरीके से रन करती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डीसी सीरीज मोटर में सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर में यहाँ से इस तरीके से कनेक्शन होगा। ठीक है, ये आर्मेचर रहेगा और ये इसका दूसरा वायर। ध्यान से देखिएगा। ये आर्मेचर का A1 टर्मिनल है और ये A2 टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पर हमको सप्लाई देनी है। यहाँ पर हम सप्लाई V से डिनोट करेंगे और ये वाला जो वाइंडिंग है ये सीरीज वाइंडिंग होता है और इसको RSC से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है कि सीरीज वाइंडिंग के टर्मिनलों को किससे डिनोट किया जाता है, Y1 और Y2। आर्मेचर के टर्मिनलों को किससे डिनोट करेंगे, A1 और A2 से। ठीक है, और जो इसमें ये RSC है, मतलब जो सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है उसको RSC से डिनोट किया है और जो इसमें करंट जाएगी उसको ISC से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे जो करंट रहेगी टोटल इसको IL से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें करंट इस तरीके से आएगी इधर से और ये इसका सर्किट रहेगा टोटल। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पहले। देखिए, ये जो सीरीज वाइंडिंग्स है ये मोटे वायर से बनाई जाती है। ठीक है, इसमें जो ये वायर का साइज़ रहेगा, डायमीटर रहेगा, ये बहुत शंट की अपेक्षा में ये ज़्यादा रखा जाता है। तो सीरीज वाइंडिंग हमेशा मोटे तार से कम टर्न डाल करके बनाई जाती है। दूसरा, ये आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा रहता है। ठीक है, और जो इसकी लोड धारा है, ठीक है ना, जो इसका लोड करंट है वो किस पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना, जो यहाँ पर IL टोटल लगाया हुआ है, ठीक है, वो इस पर लगाए जाने वाले लोड पर डिपेंड करेगी। देखिए, लोड मतलब जो आप इस पर देखिए, यहाँ से आपने इसको सप्लाई दिया, ठीक है, यहाँ से वोल्टेज दिया। एक मिनट देखिए, अब यहाँ से जो IL है, जो टोटल लोड करंट है, आपने यहाँ पर वोल्टेज दिया और कुछ ना कुछ इसमें लोड करंट जाएगी। अब लोड करंट का मतलब क्या है, देखिए, जो आपने यहाँ पर शाफ्ट मोटर है एक, ठीक है, अगर इसका ये तो अंदर का कंस्ट्रक्शन था, अगर हम इसको देखेंगे तो इस तरीके का होगा ना। देखिए, ये इसकी शाफ्ट रहेगी, इसका बेस प्लेट रहेगा और ये ऊपर से इसमें टर्मिनल बॉक्स रहेगा। अब हमने यहाँ पे कपलिंग में करके कुछ ना कुछ इससे आगे रन कराया होगा कोई ना कोई मशीन, तो इस पर कितना हम लोड डाल रहे हैं, यहाँ पे शाफ्ट पे के ऊपर कितना लोड पड़ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा ये IL का वैल्यू। ठीक है, तो जो मोटर की धारा होती है वो टोटली लोड के ऊपर निर्भर करेगी। ठीक है, और श्रेणी मोटर कम लोड पर कम तथा अधिक लोड पर अधिक धारा लेती है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर लोड कम करोगे तो ये IL कम रहेगा और अगर आप यहाँ पर लोड बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। श्रेणी मोटर की गति भी इसकी जो स्पीड्स रहेगी ये भी इसके लोड्स पर ही डिपेंड करती है। देखो, सीरीज मोटर की जो स्पीड्स रहेगी वो इसके लोड पर डिपेंड करेगी। अगर आप देखो, इसको कभी भी, इस मोटर का सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, इसको नो लोड पर नहीं चलाते हैं। नो लोड पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जब हम इस पर फुली लोड रखेंगे उसके बाद ही इस मोटर की सप्लाई को ऑन करेंगे। ठीक है, हल्के लोड पर मोटर बहुत ज़्यादा तेज़ गति से घूमती है। ठीक है, और जब हम इस पर लोड डाल देते हैं प्रॉपरली यहाँ पर शाफ्ट के थ्रू, तो मशीन की गति कम हो जाती है और मशीन एक नॉर्मल गति से घूमने लग जाती है। और इस मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क देखना, इस मशीन का जो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है वो भी उच्च टॉर्क रहता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है। ठीक है,
अब देखिए, और जो इसमें देखिए ISC में आप लिख कर भी आपको समझा देता हूँ, RSC क्या है, ISC क्या है, A1 क्या है। ठीक है, देखते हैं। ISC है सीरीज करंट, यानी कि हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए, श्रेणी धारा। ठीक है, उसके बाद I होता है आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। ठीक है, RSC है, RSC रहता है जो ये वाला भाग था, जो सीरीज में वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस। देखिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कुछ बच्चों को तो ये चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें ये पता हैं, तो इसको देखकर आप वीडियो स्किप मत करिएगा। आगे आपको इसी में बहुत डीपली कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको इसमें नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। बस आप पेशेंस बनाकर पूरा वीडियो देखते रहिए। ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पता है, मैं जीरो से आपको एक अच्छे एडवांस लेवल तक इसमें सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। RSC होगा जो श्रेणी में लगा हुआ रेजिस्टेंस है, श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध। ठीक है, IL होगा जो लोड पर डिपेंड करेगा, लोड करंट यानी कि लाइन धारा। ठीक है, और ये V क्या है, ये वाला सप्लाई वोल्टेज, V इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, V है सप्लाई वोल्टेज। अब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको हम डिनोट करेंगे RE से। RE मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर्मेचर प्रतिरोध। आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो सीरीज मोटर से रिलेटेड होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। इसमें दो वाइंडिंग्स रहेंगे, एक आर्मेचर वाइंडिंग और एक फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स को Y1 Y2 से डिनोट किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग मोटे तार से कम टर्न डाल करके बनाई जाती है और ये आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट रहती है। और इस मोटर में जो टोटल लोड करंट्स रहती है वो इसके लोड पर डिपेंड करेगी, कितना लोड आपने इस मोटर पर डाला हुआ है। अगर आप लोड बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, लोड कम करोगे तो करंट कम होगी। ठीक है, और इसकी स्पीड शुरुआत में बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप इस मोटर का सबसे बड़ा प्रिकॉशंस रहता है कि इसको बिना लोड के कभी भी नहीं चलाना है, जब इस पर लोड डालेंगे तभी चला सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए श्रेणी मोटर में जो लाइन करंट है IL, IL इज इक्वल टू होता है ISE इज इक्वल टू IA। ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पर जो करंट इसमें बह रही है और जो करंट इसमें बह रही है, ठीक है, करंट जाने का सीरीज में है तो सीरीज में करंट जाने का एक ही रास्ता रहता है। ठीक है ना, और सीरीज में करंट समान रहती है, इसलिए ISE इज इक्वल टू IA होगा, IL बराबर। और अगर इसी में आपको आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप पूछे, ठीक है, हिंदी में वोल्टेज ड्रॉप को विभवपात बोलते हैं। ठीक है, तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्मेचर VD बोल देंगे। ठीक है ना, आर्मेचर VD बराबर क्या होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बराबर जो आर्मेचर इसका जो रेजिस्टेंस है और जो करंट है दोनों को इंटू करेंगे IA इंटू RE, मतलब आर्मेचर का करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला VD इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है ना, इसी चीज़ से ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, आर्मेचर में अगर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है तो आर्मेचर का करंट और आर्मेचर के रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं। फिर देखिए इसका बैक EMF, जो
बैक ईएमएफ को डिनोट करते हैं बैक ईएमएफ को डिनोट करेंगे ईबी से, और ईबी इज इक्वल टू होगा सीरीज मोटर के लिए वी माइनस आई ए, ठीक है, वी माइनस आई ए, और कोष्टक में हो जाएगा आर ए माइनस आर एस ई, ठीक है। इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, और देखिए दोबारा से, ई बी बराबर वी माइनस आई ए, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है आर्मेचर का और जो रेजिस्टेंस है सीरीज का, ठीक है ना, ये जुड़ जाएगा। अब देखिए ये वी ए बी बराबर है वी माइनस आई आर ए प्लस आर ए सी। देखिए यहाँ पे ये क्यों आया आर ए आर प्लस आर ए सी, सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंस जुड़े हों तो फॉर्मूला क्या होता है आर वन प्लस आर टू, ठीक है। अब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस इसने आर ए से डिनोट किया है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको आर ए सी से डिनोट किया हुआ है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस आर्मेचर का, इसको आर ए से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं दोनों चीज़ों के, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आर ए प्लस आर ए सी किया हुआ है। अब इसी चीज़ को अगर दूसरे ये यहाँ पे ई वी बैक ई एम एफ के लिए पूछा है, अगर आपको जनरेटर के लिए पूछता यहाँ पर तब क्या होता, ठीक है, तब यहाँ v माइनस की जगह पर v प्लस हो जाएगा। सीरीज, ये सीरीज मोटर के लिए, अगर सीरीज जनरेटर के लिए पूछता तो ई बी बराबर v प्लस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस ई, ठीक है। और ये कंडीशंस जनरेटर के लिए लगती है, और यही चीज़ देखिए जब यहाँ पर बैक ईएमएफ के लिए पूछ रहा है और वोल्टेज के लिए पूछेगा ना, तो ये चीज़ यहाँ पर प्लस हो जाएगी मोटर के लिए ही, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक चीज़ यहाँ पे हमने मिस किया था उसको भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप निकालना। अगर हमसे पूछेगा जो सीरीज वाइंडिंग है, ठीक है, इस वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए, ठीक है ना, तो इस पर क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्र कुंडलन पर अगर फील्ड वाइंडिंग पर अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, लिख देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज ड्रॉप, फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, देखिए इज इक्वल टू, सबसे पहले लेंगे इसका करंट आई एस सी, फिर लेंगे आर एस सी। देखिए इसका करंट और इसका रेजिस्टेंस दोनों हमको इनटू करना है वोल्टेज निकालने के लिए। फिर रिलेशंस देखिएगा, इसका आर्मेचर के साथ क्या होगा, आर्मेचर का करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। देखो इसका करंट जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का करंट प्लस आर्मेचर का करंट इक्वल था, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप और इसका वोल्टेज ड्रॉप भी बराबर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमने बैक ईएमएफ की बात की थी, बैक ईएमएफ के लिए देखिए अगर यहाँ से हम लोग आई को बाहर लेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन, अब यहाँ आर आना चाहिए था लेकिन दोनों को हमको ऐड करना होगा, आर ए प्लस आर ए सी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सीरीज मोटर के लिए होगा आर ए प्लस आर ए सी, क्योंकि आर्मेचर, ये आर ए आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, आर ए सी और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, सीरीज वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये था आर्मेचर करंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये जो सीरीज मोटर के लिए जो आर्मेचर करंट रहेगी
इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। और अब देखते हैं आर्मेचर में डेवलप्ड पावर, यानी कि जो आर्मेचर में जो शक्ति डेवलप्ड होगी उसको कैसे निकालते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे पहले आर्मेचर में विकसित शक्ति, आर्मेचर में, तो इसका क्या हो जाएगा बराबर ईबी जो बैक ईएमएफ था और आर्मेचर करंट, और जो पावर है, पावर की यूनिट्स क्या रहती है, वाट, ठीक है, ईबी इंटू आई वाट हो जाएगा। और जो आर्मेचर कॉपर लॉस है, आर्मेचर ताम्रहानि बोलेंगे इसको, ठीक है। तो आर छेद देखिए आर, इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर ए, ठीक है। मतलब आर्मेचर का करंट का स्क्वायर होगा और जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, इन दोनों को इंटू करोगे तो आर्मेचर कॉपर लॉस निकल जाएगा। फिर आता है फील्ड कॉइल में कॉपर लॉस। देखिए इसका क्या रिलेशन होता है आर्मेचर कॉपर लॉस के साथ। देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिखिए। तो इस पर लिखने का थोड़ा सा इशू है, आप लोगों को सब समझना होगा और अपने खुद से नोट्स बनाना होगा। बस आप जो लिखा हुआ है उसको समझते हुए, ये देखिए समझ में तो आ रहा है बट उतना ज़्यादा उसको फोकस ना करते हुए इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। ये सारे रिलेशंस आपको एक एक करके पूरा डेप्थ तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखते हैं अब फील्ड कॉइल्स में कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस इन फील्ड कॉइल्स, कॉपर लॉस इन फील्ड कॉइल, फॉर्मूला हो जाएगा आई एस सी स्क्वायर आर एस सी। अभी किसके स्क्वायर इक्वल टू होगा, आर्मेचर के करंट के आई स्क्वायर, और यहाँ पर आर एस सी, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन में भी पूछ सकता है, ठीक है। अब जो मोटर की इनपुट शक्ति है, मोटर की इनपुट्स पावर है, तो मोटर इनपुट पावर क्या हो जाएगा देखते हैं। मोटर इनपुट पावर बराबर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू आई, तो वी इंटू आई एल, और इज इक्वल टू ये तो लोड करंट है, वी इंटू आर्मेचर करंट, ठीक है। तो जो इसके द्वारा टोटल जनरेटेड पावर है, जनरेटेड पावर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इनपुट पावर्स माइनस आर्मेचर और क्षेत्र में होने वाले लॉसेस। देखिए कोई भी मशीन्स है जो उसका आउटपुट्स रहेगा वो आफ्टर लॉसेस ही मिलेगा, ठीक है ना। उसमें जो लॉस हो रहे हैं उसके बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब आपके एक तो इनपुट पावर होगी, इनपुट पावर के बाद कुछ ना कुछ लॉसेस उसके अंदर होंगे, उस लॉसेस के बाद आप उसमें से उसको घटा करके ही आपका आउटपुट रहेगा। मतलब अगर किसी मशीन के अंदर कोई पावर डेवलप्ड हो रही है तो डेवलप्ड पावर डायरेक्ट आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, डेवलप पावर में से कुछ ना कुछ लॉस होगा, लॉस होने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो लॉसेस में हमेशा डेवलप्ड पावर में से आपको लॉसेस को घटा करके आउटपुट प्राप्त करना है। तो देखते हैं
जनरेटेड पावर बराबर हो जाएगा इनपुट पावर, इसमें से आपको इनपुट पावर में से आपको जो आर्मेचर और फील्ड में होने में से कॉपर लॉस हो रहे हैं उनको घटा देना है। तो आर्मेचर कॉपर लॉस एंड माइनस आर्मेचर कॉपर लॉस और फील्ड कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस। तो आर्मेचर कॉपर लॉस और फील्ड कॉपर लॉस इनपुट पावर में से घटा देना है, इतना टोटल्स ये जनरेटेड पावर्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसको हम फॉर्मूले से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे वी आई माइनस आर्मेचर कॉपर लॉस है तो आर्मेचर कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर ए, ठीक है, आई स्क्वायर आर होता है तो हमने आर्मेचर का निकाल रहे तो यहाँ पर ए लगा दिए दोनों जगह पर, ठीक है, आई स्क्वायर आर ए। इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो आर्मेचर के साथ साथ फील्ड का भी ऐड होगा, आर ए सी, इसको क्वेश्चन में बंद कर दी थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था इसका, आर ए प्लस। तो ये कुछ फॉर्मूले थे सीरीज मोटर के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, और इस मोटर में देखिए, इस मोटर की आपको मैंने खासियत पहले ही बताई थी, एक बता दी है शुरू में ही। इस मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क रहेगा वो हाई रहेगा, ठीक है, और श्रेणी मोटर का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रैक्शन सिस्टम्स में, ठीक है, ये या जो लिफ्ट हैं, लिफ्ट में वहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। और एक दूसरा कंडीशन है कि जहाँ पर लोड शुरुआत में लोड देखिए यहाँ पे जो है वो टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क रहेगा, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे टॉर्क है और यहाँ पे रहेगा आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को डिनोट करेंगे आई से, ठीक है, यहाँ पर आर्मेचर करंट है, यहाँ पे टॉर्क है। अब इसका जो ग्राफ रहेगा इसका ग्राफ बनता है, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। और ये वाला जो पॉइंट्स रहता है इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सैचुरेटेड पॉइंट है इसका, ठीक है, इसको पी से नोट कर देंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट सैचुरेटेड रहेगा। और ठीक है ना, देखिए यहाँ पर इसको पी से डिनोट करेंगे। अब इसको में देखते हैं टॉर्क और आर्मेचर करंट का रिलेशन क्या होता है। देखिए जो पी बिंदु इससे पहले, यहाँ से इस पॉइंट से पहले इधर की ओर, जब तक कि सैचुरेटेड नहीं हुआ है, सैचुरेशन से पहले, ठीक है, सैचुरेशन से पहले टॉर्क, सैचुरेशन से पहले टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, आई स्क्वायर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है ना। सैचुरेशन से पहले
आर्मेचर में उत्पन्न बल आघूर्ण समानुपाती होगा किसके, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। ठीक है ना। दोबारा से सुन लीजिए, टॉर्क सैचुरेशन से पहले पहले आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि समानुपाती होगा। यानी कि टॉर्क बढ़ाएंगे तो इसके वर्ग में ये बढ़ाएगा। अगर इसको 2 गुना बढ़ाओगे तो ये तो आर्मेचर करंट, देखिए आर्मेचर करंट कितना हो गया, 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, या इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आर्मेचर करंट 4 गुना होगी तो टॉर्क 2 गुना बढ़ेगा। अब देखिए सैचुरेशन के बाद क्या होता है, ये सैचुरेशन से पहले है और सैचुरेशन के बाद क्या होगा, जो ये वाला कंडीशंस है, ये वाला इस वाले कंडीशंस में क्या रहता है, यहाँ पर रिलेशंस टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आई ए के। ठीक है, यहाँ पर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आई ए के। तो ये टॉर्क और लोड का संबंध था। लोड, यहाँ पर लोड से मतलब है लोड, ये करंट से संबंध है। ठीक है, अब दूसरा होता है स्पीड और आर्मेचर करंट का, उसको भी देखते हैं। यहाँ पर एन से डिनोट करेंगे, इसको एन से डिनोट करेंगे, और ये है स्पीड, ये वाला स्पीड है, और ये है आर्मेचर करंट आई। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं आई। ठीक है ना, ये पूरा इधर की ओर आर्मेचर करंट दिखा रहा है और ऊपर स्पीड यानी कि गति, मोटर जो जिस स्पीड से चलेगी उसको इसमें दिखा रहे हैं, और जो आर्मेचर करंट है उसका ग्राफ हम इसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से होता है देखिए, इस तरीके से दिखेगा इसका ग्राफ आपको। ठीक है, यानी कि आर्मेचर धारा बढ़ने से मोटर की गति कम हो रही है। ठीक है, और आर्मेचर धारा या लोड के कम होने से मोटर की गति बढ़ रही है, वो आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला से, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अपॉन, इसको 1 मिनट रुकिए, आई, हाँ, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आई। ठीक है, ये देखिए यहाँ से क्या संबंध आया, मतलब जब जो स्पीड होती है वो आर्मेचर करंट के विलोमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो स्पीड घटेगी। ठीक है, और अगर हम आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा, स्पीड घटेगा। ठीक है, और इसी के उसमें हम यहाँ पर अगर आर्मेचर करंट को कम कर रहे हैं तो स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। इसका रुको देखिए, यहाँ पे आप इससे अगर हम कंपेयर करें तो पहला थोड़ा स्ट्रेट बन गया था, स्ट्रेट नहीं इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इस वाले पोर्शन से अगर हम सीधा एक लाइन नीचे लाएं और यहाँ इस पॉइंट से इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे, देखिए यहाँ पे आर्मेचर करंट, देखिए यहाँ पे क्या था, ठीक है ना, यहाँ पे स्पीड कम थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे आपका स्पीड्स कम आ रहा है, और इस पॉइंट पे देखिएगा आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आर्मेचर करंट देखते हैं पहले। ठीक है, आर्मेचर करंट यहाँ पे कम है, इतना ही बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ये कितना परसेंट होगा, इतना ही आगे बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर स्पीड फुल है। इसके बाद थोड़ा सा हमने आर्मेचर करंट और बढ़ा दिया, आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो ये वाला इधर पॉइंट आएगा, फिर स्पीड घट करके यहाँ से इधर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा आर्मेचर करंट और बढ़ाएंगे तो स्पीड यहाँ से इधर नीचे घटेगी। तो इससे दिख रहा है हमको कि जब हम आर्मेचर का
करंट को बढ़ा रहे हैं तो स्पीड घट रही है। तो सीरीज मोटर में स्पीड एंड आर्मेचर के बीच में जो आर्मेचर करंट के बीच में जो रिलेशंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होगा, यानी कि जब भी आर्मेचर का करंट बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी और आर्मेचर करंट घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आता है इसी से। देखिए दो हो चुके हमारा, एक तो लोड और टॉर्क का था, ठीक है। लोड यहाँ पर जो आए है ये लोड से संबंधित था, ठीक है। और दूसरा स्पीड और टॉर्क का, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दूसरा था स्पीड और आर्मेचर करंट का, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये रिलेशन है हमारा स्पीड और आर्मेचर करंट का रिलेशन है, ठीक है। इसको आई से डिनोट करेंगे। स्पीड और आर्मेचर उसका था। और तीसरा जो आएगा स्पीड और टॉर्क का, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगला पढ़ेंगे स्पीड और टॉर्क के बारे में। 1 मिनट रुक जाइए। लिख देता हूँ पहले ही। स्पीड और टॉर्क, ठीक है। स्पीड और टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि हम जब स्पीड को बढ़ाते हैं तो टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या स्पीड को कम करते हैं तो टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझाने में एक लिटिल इशू है क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम्स हो रहा है, बट यही चीज़ अगर बोर्ड पे होता तो और क्लियरली समझने में आपको ईजी रहता। लेकिन एक बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसी के लिए आप वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और खुद भी इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कोई आपको से किसी तरीके से भी कोई भी फ़ी वगैरह नहीं लगना है, ये बिल्कुल सब सारा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये वाला जो टर्म्स दिखा रहा है ये दिखाएगा स्पीड यानी कि एन, और ये दिखा रहा है टॉर्क, ठीक है। ये टॉर्क दिखा रहा है, ठीक है। टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टी से। इसका अगर भी होगा इस तरीके का, देखिए इससे आपको पता चला होगा कि जो आर्मी ये सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर का टॉर्क और सीरीज मोटर की गति दोनों आर्मेचर करंट के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए आप। ये देखिए ये वाला एक पॉइंट्स है, यहाँ पर टॉर्क कम था तो स्पीड ज़्यादा थी। अब हम टॉर्क या स्पीड से ही बोल देते हैं, यहाँ पर स्पीड्स बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। स्पीड बहुत, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो टॉर्क कम है। अब स्पीड को थोड़ा सा इधर की ओर हम कम अगर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो टॉर्क भी क्या होगा, यहाँ से देखिए, ठीक है ना। देखिए इसको अच्छे से पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैं दूसरे कलर से आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। देखिए इस तरीके से ग्राफ बना के इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा
ये वाला जो स्पीड का पॉइंट है, सबसे ज़्यादा कम स्पीड कहाँ पे है, यहाँ पे है। और जब यदि मोटर की देखिए अगर स्पीड्स बढ़ रही है तो टॉर्क कम हो रहा है। अगर यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, स्पीड अगर हम यहाँ पे देखें तो स्पीड यहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे टॉर्क क्या है, कम है, ठीक है। अब जब यहाँ से स्पीड बढ़ा दी, ठीक है ना, स्पीड बढ़ा रही है, तो स्पीड बढ़ने के बाद टॉर्क अपने आप ही कम हो जा रहा है। तो मतलब इन दोनों के बीच में इन्वर्सली रिलेशंस रहेगा। यदि मोटर की गति बढ़ेगी तो टॉर्क कम होगा, और टॉर्क बढ़ेगा तो मोटर की गति कम होगी, ठीक है। तो यही इसके बीच में रिलेशंस था। तो इसको हम अगर डिनोट करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आई, और दूसरा या इसको कैसे लिख सकते हैं, या टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई। ये दो इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं इसके, ठीक है। तो इसको आपको तीनों को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये था टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में संबंध, ठीक है ना। सैचुरेशन से पहले टॉर्क आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सैचुरेशन के बाद आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, ठीक। ये फर्स्ट है। दूसरा था स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में संबंध। तो जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट कम होगी, और स्पीड कम करोगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी। या आर्मेचर करंट से बोलना चाहेंगे तो आर्मेचर करंट के बढ़ने पर स्पीड कम होती है, और आर्मेचर करंट के कम होने पर स्पीड बढ़ती है। इन दोनों का रिलेशन भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे टॉर्क और इसका देख लीजिए, टॉर्क देखिए यदि मोटर की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, अब यदि मोटर की स्पीड यहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क कम हो रहा है, ठीक है। और इसी चीज़ को देखिएगा, अगर हम टॉर्क को अगर यदि हम इस वाले टॉर्क को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ये वाला रो बढ़ा रहे हैं, टॉर्क बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड अपने आप ही कम हो रही है। तो इन दोनों का रिलेशंस भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो टी डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हमने, हाँ ये देखिए आए था, इसी से हम यहाँ से ये रिलेशंस बना हुआ है, टी ए डायरेक्टली, ये ए होगा यहाँ पे, टी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये था सीरीज मोटर्स के कुछ फॉर्मूले जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। अब मैं आपको एक मोटर के इसमें इसका प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से इसके वाइंडिंग के कनेक्शंस होते हैं और किस तरीके से हम इसको सप्लाईज देते हैं। देखिए ये वाला भाग जो है इसका कम्यूटेटर है, और ये ही आर्मेचर को सप्लाई दे रहा था। जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था, पहले देखिए, ये था, इसको ये मैं आपको स्टार्टिंग में बना के समझाया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आर्मेचर के दो टर्मिनल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, और ये वाला पोर्शन है कार्बन ब्रश। यहाँ पे हमने डायरेक्ट वायर से इसको सप्लाई दिया हुआ था, ठीक है। एक खुद से कंस्ट्रक्ट की गई एक मोटर है, ठीक है। इसमें आर्मेचर्स अलग था, ये बॉडी अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इसमें जो कार्बन ब्रश के द्वारा सप्लाई दी जाती है, और ये वाला जो सीरीज वाइंडिंग का टर्मिनल है और नीचे सप्लाई वाला टर्मिनल है, इसको हम लोग यहाँ पे हाथ से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को हाथ से कनेक्ट करके आर्मेचर को, ये जो दो वायर आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये ऊपर से एक ये वाली वायर और एक ये नीचे वाली वायर, ये दोनों वायर आर्मेचर को कनेक्ट करने वाली वायर हैं। 1 मिनट रुकिए, ये देखिए यहाँ पे ये वाली वायर थी जो, ये और ये दोनों वाली ये वायरें हैं जिससे हम आर्मेचर को सप्लाई दे रहे हैं। और ये जो फील्ड वाइंडिंग्स है, सीरीज वाइंडिंग है जिसमें कम टर्न होते हैं, ये कॉइल्स इसके नीचे लगी हुई है, और यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग्स के दो टर्मिनल हैं जिनको कार्बन ब्रश के द्वारा सप्लाई दी जा रही है। अब इसमें देखिए इस वाले पूरे पोर्शन में किस तरीके से यहाँ पे किया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट देखिए इस पे किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे
आपको जो ये और ये दोनों नेट बोल्ट दिख रहे हैं, यहाँ पर फील्ड कॉइल के दो टर्मिनल हैं। ठीक है, ये दो कॉइल फील्ड कॉइल के दो टर्मिनल हैं, जिसके बीच में एक फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे यहाँ पे ये वाला पोर्शन है आर्मेचर का। ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ है, जो ये दो ब्रूस के दो वायर के द्वारा हम सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है। अब देखिए इसके सब कनेक्शंस किस तरीके से किए गए हैं। एक को यहाँ पर से सप्लाई दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई दिया है माइनस का। ठीक है, यहाँ माइनस सप्लाई दे दी हमने। डीसी से मोटर है तो पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक में सप्लाई दे दी माइनस, माइनस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब पॉजिटिव्स के लिए फिर से हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को इस वाइंडिंग से कनेक्ट किया। सीरीज में मोटर है। ठीक है, अब देखिए इस अभी यहाँ पर से एक वायर जोड़ लिया। एक मिनट रुकिए, आपको ये समझ में नहीं आएगा नहीं तो। यहाँ से एक वायर जोड़ करके बाहर कर लिया, और ठीक है एक वायर इधर से जोड़ के बाहर किया। देखिए इधर से वायर जोड़ने के बाद बाहर करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो में कि दो वायर इसने यहाँ पे पकड़ी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो इसमें से एक वायर ये है, ये वाली एक वायर है, और एक वायर एक टुकड़ा है जो ये पॉजिटिव है, वो आएगा सप्लाई से। ठीक है, वो डीमर से हमने पहले स्टेप डाउन करके फिर उसको डीसी में कन्वर्ट किया है। एक वायर ये है पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव से एक वायर इसने ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, और एक वायर यहाँ से इधर पे कनेक्ट कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये मोटर यहाँ पे जब दोनों वायर कनेक्ट कर रहे हो तो ये मोटर रन हो रही है, ये घूम रही है। अभी दिखते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये मोटर्स यहाँ पे रन करेगी, तो जब आप इसको इधर से सप्लाई देंगे तो। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कम्यूटेटर को सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, फील्ड कॉइल उसके नीचे है, और कम्यूटेटर को इस तरीके से सप्लाई देने पर ये मोटर्स घूमने लगेगी। ठीक है, ये इसका आर्मेचर है, और अंदर इसमें फील्ड कॉइल है। और कनेक्शन किस तरीके से हुए हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर शुरू का प्रोसेस इसमें देखते हैं एक बार। ये नट बोल्ट की सहायता से दोनों फील्ड कॉइल को जोड़ा गया है। यहाँ पे कोई कार्बन ब्रूस नहीं लगाया जा रहा है। जो आपको रियल में जो वर्किंग कंडीशन की जो सीरीज मोटर रहेगी उस पर यहाँ पे कार्बन ब्रूस के द्वारा आर्मेचर से सप्लाई दी जाएगी। इसका एक सिरा फील्ड के साथ शॉर्ट रहता है, और फिर दोनों को आप सप्लाई देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थर्ड, एक मिनट, ये रहा डीमर। इसको यहाँ से एसी सप्लाई गई है यहाँ पर से। इधर से एसी सप्लाई जाने के बाद इसको 230 वोल्ट मिला, और ये 20 वोल्ट पे सेट किया है। यहाँ पर 20 वोल्ट एसी आउटपुट आ रहा है। यहाँ 20 वोल्ट एसी आउटपुट आने के बाद ये यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है। ब्रिज रेक्टिफायर लगाने से इसको यहाँ पर जो 20 वोल्ट एसी इन दोनों टर्मिनलों पर आ रहा है, वो ब्रिज रेक्टिफायर ने क्या किया, उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसी डीसी सप्लाई जो यहाँ पर आउटपुट डीसी सप्लाई मिल रहा है, इसी डीसी सप्लाई का यूज़ करके हम उस मोटर को चला रहे हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए देखिए ये वायर इधर से गई है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दोनों वायरों को कनेक्ट करेगा। अभी कार्बन ब्रूस की है नहीं, तो हाथ से कनेक्ट करने पे कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर है जो हार्ड रोन कॉपर का बना रहता है। इसके बीच में अलग अलग सेगमेंट्स रहते हैं, और उन सेगमेंट्स के बीच में माइका का इंसुलेटर लगा रहता है। ठीक है, और ये आर्मेचर है। इसमें दो तरीके की वाइंडिंग की जा सकती है, एक लैप वाइंडिंग्स और एक वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग जो है हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज होता है, और वेव वाइंड हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझने वाली टर्म्स है, जो
कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का काम क्या रहता है? कम्यूटेटर एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कम्यूटेशंस प्रोसेस कैसे हो रहा है? जब कार्बन ब्रश लगा रहता है, ये तो एक वर्किंग मॉडल तैयार किया था, तो बस वो लोग टच करके, बच्चे टच करके देख रहे थे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट इसमें जो रियल प्रोसेस रहता है यहाँ पे कार्बन ब्रश के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन ब्रश आप यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है ना, जब ब्रश एक साथ दो सेगमेंट को टच करता है, ब्रश के एक साथ दो सेगमेंट्स को टच करने के टाइम पे जो जो लाइन जो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है, वो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, उसी समय पर यहाँ पे जो एसी से है, एसी से डीसी या डीसी से एसी बन पाता है। ठीक है, कम्यूटेटर किस तरीके से काम करता है? इसमें कम्यूटेशन में 3 प्रोसेस रहती हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले स्मूथ कम्यूटेशन। अगर आप कार्बन ब्रश के द्वारा इन सेगमेंट्स, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा अगर क्लियर दिखे तो मैं आपको समझाऊंगा फिर। अब देखिए, यहाँ पे ये रनिंग कंडीशन में इसलिए सेगमेंट्स क्लियर दिख नहीं रहा है, आप नेट से या वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 2 सेगमेंट्स हैं, इन 2 सेगमेंट्सों में शॉर्ट करने पर कार्बन ब्रश में जो करंट है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, वहीं पे एसी से डीसी या डीसी से एसी बन पाता है। इसमें 2 तरीके का कम्यूटेशन यूज होता है, रफ कम्यूटेशन और स्मूथ कम्यूटेशन। रफ कम्यूटेशन किसको बोलते हैं? दिक् परिवर्तन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो रफ कम्यूटेशन क्या होगा? जब यहाँ पे कार्बन ब्रश शॉर्ट कर रहा है 2 सेगमेंट को, और वो यही प्रोसेस करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है शॉर्ट करने पे, यही प्रोसेस अगर स्पीड के साथ हो रहा है, मतलब कार्बन ब्रश को ने 2 सेगमेंट शॉर्ट किए और तुरंत डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, मतलब फिर शॉर्ट किया, फिर चेंज हुआ, फिर शॉर्ट किया, फिर चेंज हुआ। अगर ये प्रोसेस फास्टली एकदम से हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम रफ कम्यूटेशंस। ठीक है, और यही प्रोसेस अगर इसमें कम स्पार्क के साथ यहाँ पे दोनों सेगमेंट्स को शॉर्ट करने पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और स्पार्क कम हो रहा है, और वो उसमें प्रोसेसिंग में थोड़ा सा स्मूथली प्रोसेस हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ कम्यूटेशंस। ठीक है, तो कम्यूटेशन के 2 मेथड्स हैं, एक रफ कम्यूटेशंस और स्मूथ कम्यूटेशंस। और दूसरा इससे क्वेश्चंस पूछता है कि जो कार्बन ब्रश हैं वो किस पॉइंट पर सेट किए जाते हैं? तो कार्बन ब्रश हमेशा एमएनए पर सेट किए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि एमएनए क्या है? एमएनए फुल फॉर्म रहता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब एमएनए देखिए, फिर से मैं आपको समझाता हूँ एमएनए किस कहाँ पर किस पॉइंट्स को बोलेंगे। पूरा समझाने पर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि एमएनए किसको बोलते हैं। देखिए, ये एन पोल है और ये एस पोल है, 2 अपोजिट्स पोल है। ठीक है, अब इसके बीच में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा था। ये करंट कैरिंग कंडक्टर था और यहाँ पे हमने कम्यूटेटर लगा रखा था, इसको आर्मेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो देखिए, यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में टोटल मैग्नेटिक लाइंस हैं, वही उसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री पे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी रेखा, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एमएनए बोलते हैं। और इसी पॉइंट्स पर हमेशा कार्बन ब्रश को सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये था सीरीज मोटर के बारे में आज आपने पढ़ा था, सीरीज मोटर कैसे काम करती है। ठीक है, फिर से मैं आप इसको इस मोटर के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ क्या क्या इस मोटर में इम्पोर्टेंट्स था। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसमें एक सीरीज वाइंडिंग होगी जो मोटे तार से कम टर्नों की बनाई जाती है, उसको आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इस मोटर में जो लोड करंट रहता है वो उसके लोड पर डिपेंड करता है। अगर लोड ज़्यादा बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, लोड कम करोगे तो करंट कम होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है फील्ड वाइंडिंग, मोटे विद्युत रोधी तार से बनाई जाती है। ये पॉइंट्स आपको 2 बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें टर्न्स कम रहेगा। मोटर की जो पूरी करंट है वो आर्मेचर धारा और फील्ड धारा में से ही होकर प्रवाहित होती है, क्योंकि तीनों के तीन किस में लगे होते हैं? सीरीज में लगे रहते हैं। तो और इसमें आई एल इज इक्वल टू क्या होगा इस मोटर में? आई एल इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले बताया था, लिखवाया है, आप देखिएगा, आई एल इज इक्वल टू आई एस सी प्लस आई एस सी इज इक्वल टू आई। ठीक है, और इसका जो लोड है, सीरीज मोटर की गति भी लोड पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, लोड बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी और लोड कम होगा तो स्पीड कम हो जाएगी।
ठीक है ना। और इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है, सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक रहता है। और इसमें इनपुट वोल्टेज इक्वल टू वी इक्वल टू क्या रहेगा, ई बी प्लस आई आर ए प्लस आई एस ई आर एस ई। ठीक है, तो ये था सीरीज मोटर्स जिसको उन जगहों पर ही प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हमको अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। और इसका स्पीड्स बहुत हाई रहता है स्टार्टिंग में, और बिना लोड के इस मोटर को कभी भी नहीं चलाना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा सीरीज मोटर के बारे में। और ये प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन आपको जो दिखाया है इस तरीके से, इससे भी बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा कि क्या कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर किस धातु का बना होता है। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। ठीक है, तो देख करके प्रैक्टिकली सीखने में और सिर्फ थ्योरिकली पढ़ने में बहुत अंतर होता है। इस तरीके से आप सीखोगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इसमें नया समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।